देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। भारतीय बाजारों में कल के सेल ऑफ के बाद आज संकेत मिले जुले। अमेरिका में तेज गिरावट और चाइना कमजोर, लेकिन SGX निफ्टी ऊपर। एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होने के बाद तो बड़ा सवाल है कि क्या रिकवरी दिखेगी, यदि हाँ तो कितनी और क्या ये होगी टिकाऊ। क्या उछाल में बिकवाली के मौके हैं या फिर अब कमजोरी में करें खरीदारी। क्या हो आपकी रणनीति इस बाजार में, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जैसे अनिल ने कहा कि रिकवरी आएगी या नहीं वो एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन कल भारतीय बाजारों को एक तगड़ा झटका लगा। 77.85 पर दिन की समाप्ति और लगभग 600 पॉइंट के नुकसान पर सेंसेक्स टिका। अमेरिका में भी हमने देखा है वर्स्ट परफॉर्मिंग सेशन एक बार फिर नजर आया। 3% की मार काट वहां पर, और एशियन बाजारों में कुछ कमजोर शुरुआत है। हाईलाइट समझते हैं आशीष वर्मा के साथ। आशीष। हाय, गुड मॉर्निंग। कमजोर सेशन जैसे आपने हाईलाइट किया। इनफैक्ट कल फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे अमेरिका में कमजोरी के साथ कामकाज, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा प्रेशर के साथ अमेरिकन मार्केट्स में कल ट्रेड देखने को मिला। 3% की कमजोरी, डाउ में 470 अंक का दबाव एक ट्रेडिंग सेशन में। सस्टेन्ड सेलिंग, दिन के लोस पे जाके अमेरिकन मार्केट्स कल क्लोज हुए। इनफैक्ट साल 2015 का तीसरा सबसे कमजोर सेशन हमने कल देखा है, और रीजंस ऑलमोस्ट सिमिलर जो हम कल हाईलाइट कर रहे थे, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, प्लेन एंड सिंपल है। चीन को लेकर जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं, चीन की ग्रोथ को लेकर जो कंसर्न्स हैं, वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पे हावी हैं। फेडरल रिजर्व के सितंबर मूव को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। तमाम जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो और कंसर्न माउंट कर रहे हैं, इसका दबाव है। आपको याद होगा बीते हफ्ते जब फेड वाइस चेयर स्टैनली फिशर के स्टेटमेंट्स आए थे, जो बाजार ने हॉकिश इंटरप्रेट करे थे कि सितंबर रेट हाइक होने की पॉसिबिलिटी है, तब से बाजार की पिटाई शुरू हुई थी। अमेरिकन मार्केट्स में अतिरिक्त दबाव आया था। कल भी दिन के दौरान बॉस्टन फेड प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आया, जिन्होंने कहा जॉब्स के फ्रंट पे तो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, फेड की दरें बढ़ाने के लिए सिर्फ इन्फ्लेशन को हम कीनली मॉनिटर कर रहे हैं। और हालांकि वो नॉन वोटिंग मेंबर है, लेकिन इस समय कोई भी स्टेटमेंट फेड की तरफ से सितंबर हाइक को लेकर हॉकिश साउंड कर रहा है तो बाजार उसे बड़ा खराब इंटरप्रेट कर रहा है। इसीलिए कल हमने देखा दबाव आता हुआ। और तीसरा रीजन एक और था, कच्चे तेल में लगातार जो मोमेंटम था वो कल फिजल आउट हुआ। कल तगड़ी पिटाई हुई कच्चे तेल की, और उसने भी मूड बिगाड़ा है। और कल की पिटाई के बाद जो 3% अमेरिकन मार्केट नीचे थे, एक बार फिर से करेक्शन टेरिटरी में पहुंच चुके हैं, यानी कि अपने हाई से 10% से ज्यादा अब नीचे कामकाज कर रहे हैं अमेरिकन मार्केट्स। यूरोप में भी 2.5 से 3% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज हो रहा था, और पूरी तरह से चीन के सेंटिमेंट्स यहां पे वे कर रहे थे। कल जो चीन के मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए वो बड़े कंसर्निंग थे, और उसके बाद हमने देखा था यूरोप में तगड़ी पिटाई दिन भर के सेशन में देखने को मिली। एशिया हालांकि मिला जुला रुझान दिखा रहा है। शुरुआत में निकेई से शुरुआत करी थी, तब हरे निशान में कामकाज हो रहा था। शंघाई के मार्केट 3.5% तक एकदम से अचानक झटक गए। हालांकि उन लो लेवल से कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन नर्वसनेस के साथ ट्रेड है। लेकिन इंटरेस्टिंगली SGX निफ्टी लगातार दिखा रहा है कि मजबूती के साथ शुरुआत होगी। इनफैक्ट अब तो 0.5% से ऊपर के ट्रेड्स वहां पे नजर आ रहे हैं, 0.5% के आसपास की मजबूती के इंडिकेशंस आ रहे हैं। एक बात ध्यान रखें, डाउ फ्यूचर्स अब इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद आज शाम को अमेरिकन मार्केट्स हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो ग्लोबल पिक्चर हम देख रहे हैं लगातार कमजोर होती हुई। अनिल, इसका ऑफ कोर्स वो इम्पैक्ट रहेगा, वो सेकंड गेस करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम अगर आज SGX निफ्टी पर ऊपर हैं तो ग्लोबल संकेतों की वजह से, क्योंकि अगर निकेई थोड़ा बहुत ऊपर है तो भी कल की 4% की गिरावट के बाद थोड़ा रिकवर होता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज संकेत डेफिनेटली बुरे हैं, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से गिरावट हुई है, उम्मीद से ज्यादा गिरावट हुई है, और कहीं कहीं अमेरिकी बाजारों का अब एकदम परफेक्ट कोरिलेशन और रिएक्शन चाइना के डेटा पर, चाइना के मार्केट्स पर होता हुआ दिख रहा है। वो बड़ी चिंता की बात है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। दूसरी चिंता की बात है कि चाइना आज फिर से कमजोर होता हुआ दिख रहा है। कल की स्टेबिलिटी के बाद आज 3-4% की गिरावट फिर से वहां होती दिख रही है, जो अच्छा संकेत नहीं है। तीसरा नेगेटिव संकेत क्रूड के गिरते हुए दामों से आप लेंगे। ठीक है, हमारे लिए फिर से एक थोड़ी सी रिलीफ हो सकती है कि 3 दिन में क्रूड जिस तरह से 27-28% बढ़ा, आज अब फिर से 10% गिरकर नीचे आया, तो थोड़ा रिलीफ हमें मिल रहा है। लेकिन वो रिलीफ बहुत अच्छा इस लिहाज से नहीं है क्योंकि आप कमोडिटीज में ग्लोबल मंदी का खतरा बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो उस लिहाज से जो न्यूज फ्लो है पूरे दुनिया भर के बाजारों से, वो हमारे लिए नकारात्मक ज्यादा है, बजाय इसके कि हम सिर्फ SGX निफ्टी को देखकर खुश होने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं शायद पेसिमिस्ट साउंड कर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत यह कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट सबसे बड़ा एक दिक्कत वाला कारण बने हुए भारतीय बाजारों पर। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई वहां से रिलीफ के संकेत इस वक्त दिख रहे हैं। ऐसे में ज्यादा भरोसा डेफिनेटली आपको चाइना के मार्केट पर करना चाहिए डायरेक्शन के लिहाज से, और अमेरिका पर। दूसरी बात यह कि
डाउ फ्यूचर्स जरूर थोड़े से पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके सामने अभी पूरा ट्रेडिंग सेशन बाकी है। रिलीफ सिर्फ आप एक बात से ले सकते हैं, और वो ये कि कल की तेज गिरावट के बाद जो कि यूरोप में हुई है, अमेरिका में हुई है, हो सकता है सेकंड हाफ में आपको एक रिकवरी देखने को मिले। थोड़ा बहुत बाजार इतना गिरकर ऊपर आ सकते हैं। ये ठीक उसी तरह से हर्षदा, जैसे कि अगर आप 10 फीट से बॉल नीचे गिराए तो 2 फीट तो वापस से बाउंस करेगी, उस तरह का मामला ज्यादा दिख रहा है ग्लोबल मार्केट में, बजाय इसके कि हम ये कहें कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो थोड़ी चिंताएं रहेगी। अच्छा है, बाउंस बैक मिल रहा है, तो शुरुआत तो कम से कम हरे निशान के साथ करें। जी देखिए नानिल, एफआईआई डेटा वो खराब दिख रहा है और लगातार हम देख रहे हैं वो कैश मार्केट में बिकवाली के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दिए। इन खराब डेटा में एक और खराब चीज जो है वो ये कि आप देखिए 675 करोड़ की कैश में बिकवाली की है एफआईज ने, 700 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे और 200 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, यानी आप देखें तो मुश्किल से 1600-1700 करोड़ की बिकवाली डायरेक्शनल तौर पर होती हुई दिखी है। अब क्या 1700 करोड़ की एफआईज की बिकवाली जिसके सामने 700 करोड़ के आसपास की खरीदारी डोमेस्टिक फंड ने की है, तो नेट नेट अगर 1000 करोड़ की बिकवाली एफआईज करते हैं तो क्या हमें 600 पॉइंट गिरना चाहिए? तो इसका जवाब आप भी ना देंगी, राइट? तो फिर ऐसे में इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं एक बड़ी दिक्कत जो इस वक्त बाजार में दिख रही वो ये कि डोमेस्टिक फंड मुकाबला कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की तरफ से वो पार्टिसिपेशन नहीं है और खरीदारी का अभाव, ये बाजार में बड़ी दिक्कत है। क्योंकि अगर अदरवाइज एक नॉर्मल मार्केट में 600 पॉइंट अगर आपको सेंसेक्स को गिराना हो तो कम से कम कैश मार्केट में 1.5-2 हजार करोड़ की बिकवाली होना जरूरी है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। अब इसमें आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, और पॉजिटिव ये हो सकता है कि कम वॉल्यूम के साथ, कम प्रेशर के साथ हम गिरे तो करेक्शन प्राइस वाइज ज्यादा है, वॉल्यूम वाइज कम है। अब जैसे पढ़ना चाहें, जैसा आपका मूड है वैसे पढ़ें, लेकिन डेटा नेगेटिव साइड पर है, इसमें कोई डाउट नहीं। नेट नेट क्योंकि तीनों ही तरफ एफआईएस की बिकवाली हुई है। अब खरीदारी जो आपको दिख रही है 818 करोड़ की ऑप्शंस में, वो भी आंकड़ा अच्छा नहीं है। और यही बात हम कल भी कर रहे थे कि भारी भरकम पुट्स में खरीदारी एफआईज कर रहे हैं, कल फिर से किए। और एक और दिक्कत की बात ट्रेडर्स के लिए इस वक्त जो है हर्षदा, इस मार्केट में जब एफआईज दमदार खरीदारी कर रहे हैं और वो पुट ऑप्शंस में कर रहे हैं, तो दिक्कत है कि पुट ऑप्शंस की प्राइसेस इतनी ज्यादा है कि वो एक आम ट्रेडर के लिए पुट खरीदकर पैसा बनाना मुश्किल काम है, भले आपका व्यू मंदी का हो या भले आप अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हो। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। और एफआईएस के लिए क्या है, उनके लिए बहुत ज्यादा प्राइसिंग से फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें पुट खरीदना है तो खरीदना है, उन्हें बेचना है अगर स्टॉक फ्यूचर तो बेचना है, तो वो प्राइस पर कम देखते हैं, व्यू ज्यादा लेते हैं। तो एफआईएस ने जिस तरह से पुट ऑप्शन में अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है, जिस तरह से उन्होंने खरीदारी 7000 से लेकर 7500 के स्ट्राइक प्राइस में की है, वो ट्रेडर्स के लिए परेशानी की बात होती हुई दिख रही है। और अब ट्रेडर्स पुट खरीदकर पैसा नहीं बना पा रहे हैं। उम्मीद करें कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम हो तो फिर शायद उनके लिए प्रीमियम कम होती हुई दिखे। लेकिन इस वक्त ये ऐसा बाजार है जहां पर बहुत बहुत मुश्किल भरा ट्रेड है, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो किसी भी तरह के संकेत कोई बहुत अच्छे तो है नहीं। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये इनफैक्ट इजीली आप समराइज कर सकते हैं, लेकिन वो कितनी क्राइसिस बढ़ रही है वायदे बाजार के ट्रेड, वायदा कारोबार के ट्रेड में? देखिए, परसों हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8000 के लेवल पर थे, इसलिए कल हम ये कह रहे थे कि अगर बाजार के लिए 8000 का लेवल होल्ड नहीं हो पाता तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स को बड़ी दिक्कत होगी। 47 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट इसे अनवाइंड होना है। अब आप देखिए कल ही के सेशन में ये जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की रेंज है सीधी 8000 से 7800 पर आ गई है, और 7800 पर 47 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो अब आज के लिए अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपको बाजार के डायरेक्शन पर नजर रखनी, तो सबसे अहम लेवल आपके लिए 7800 का हो जाता है। 7800 के नीचे मंदी है और 7800 के ऊपर एक रिकवरी है। मैं तेजी नहीं कह रहा हूं, रिकवरी है ये कह रहा हूं। अब रिकवरी कितनी शार्प कितनी बड़ी होगी वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 7800 के ऊपर या 7800 7825 के ऊपर बाजार के लिए टिकना बेहद जरूरी होगा वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में कई दिनों बाद ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा इजाफा हुआ है, 54 लाख शेयरों का, थोड़ी सी यहां पर पोजीशंस शॉर्ट साइड पर बनी है। बैंक निफ्टी सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, जो कल 3.5% टूटा है और 3.25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। इसका मतलब साफ है कि बैंक निफ्टी में काफी शॉर्ट्स बने, और अब बैंक निफ्टी के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट ये है कि बैंक निफ्टी 17000 के पार निकलकर टिक पाए। जब तक 17000 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलता तब तक दिक्कतें बहुत ज्यादा है, और वही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का भी बैंक निफ्टी में है। तो बैंक निफ्टी से सबसे बड़ी दिक्कत है। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं है। दोनों ही तरह के ट्रेडर्स ने कल निफ्टी में पोजीशन कम की है। जिनकी शॉर्ट पोजीशन थी उन्होंने भी कवर किया है, और काफी हद तक लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई दिखी, जो आप प्रीमियम में भी देख सकते हैं कि इस तरह से 30 पॉइंट से प्रीमियम घटकर सीधे 13 पॉइंट पर रह गई है। अब लोअर साइड पर जो लेवल्स अहम वायदा कारोबार के लिहाज से आते हुए दिख रहे हैं, पहले तो जो 7800 की बात हमने की वो है ही, लेकिन उसके बाद नीचे जो सपोर्ट वायदा कारोबार के आंकड़ों में दिख रहा है वो 7500 से लेकर 7600 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से पुट का बिल्टअप हुआ है। और अब अगर 7800 को हम पार कर पाए तो फिर ऐसे में 8000 अगला लेवल है, जिसके पार जाने में बाजार को काफी मुश्किल होगी। तो दिक्कत है,
लेकिन जिस तरह के आंकड़े हैं वो साफ तौर पर कमजोरी की ओर ज्यादा इशारा कर रहे हैं। सिर्फ एक रिलीफ की बात है कि पुट कॉल रेशियो 1.03 के आसपास है। जनरली आप ये कहेंगे कि पुट कॉल रेशियो ये 1.03 बाई साइड पर ज्यादा है, लेकिन ये पुट कॉल रेशियो इसलिए बढ़ा है क्योंकि एफआईएस की तरफ से पुट में ज्यादा खरीदारी हुई। तो मैं ये कहूंगा कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है, न कि नेगेटिव साइड पर। तो एकमात्र वायदा कारोबार का संकेत यही कि पुट कॉल रेशियो आपके लिए फेवरेबल है। अदरवाइज एक भी डेटा वायदा कारोबार में ऐसा आज दिख नहीं रहा जिसे आप कहें कि मजबूती या बेहतर हो। जी हाँ, अब वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन एक जो रिलीफ शायद रहेगा आज मार्केट के लिए कि मैट पर विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री का आपको बयान सुनाएंगे, साथ ही आपको बताएंगे एपी शाह ने इस पर क्या कहा है, टैक्स एक्सपर्ट्स इसे कैसे देख रहे हैं और भारतीय बाजार में क्या ये डेवलपमेंट वापस रौनक लाएगा या फिर इतनी बुरी खबरों के बीच इसका ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। ये सब ब्रेक के बाद। एसजीएक्स निफ्टी में तेजी अब बढ़ रही है, 34 अंकों का इजाफा इस समय। लौटेंगे जल्दी ब्रेक के बाद। चौतरफा बिकवाली के बीच विदेशी निवेशकों के सेंटिमेंट सुधारने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मैट मामले पर सरकार ने शाह पैनल की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। सरकार ने तय किया है कि अप्रैल 2015 से पहले एफआईआईज पर मैट नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। Today I have accepted on the recommendation of the CBDT and the Department of Revenue the report of the Justice AP Shah panel dated 25th August. Broadly, the report says that from the time of its statutory incorporation, the intention appeared to be, from the structure of the law, that the minimum alternative tax was not leviable on FIIs. तो शाह पैनल के प्रमुख जस्टिस एपी शाह ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एफआईआईज का देश में कोई परमानेंट बिजनेस नहीं है और ऐसे में उन पर मैट नहीं लगना चाहिए। एफआईआई की तो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है और उनकी हमने ये तो फाइंडिंग दे दिया है कि उनका प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है कोई। तो इस वजह से एफआईआई को तो मैट लगना नहीं चाहिए अगर टिमकेन जजमेंट करेक्ट है, लेकिन कैसल्टन जजमेंट में अलग व्यू लिया था। तो ये हमने पूरा एग्जामिन किया कमेटी ने, और कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि एफआईआई जो जिनकी कोई एफपीआई अभी जो उनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है कंपनी लॉ के अंदर, तो उनको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे और इसी वजह से वो जो सेक्शन की जो कंपटीशन पार्ट जो है वो फेल होता है और इसलिए 115 जेबी जो सेक्शन है वो एफआईआईएस को या एफपीआईएस को नहीं लगे। टैक्स और कानून के जानकार सरकार के इस कदम को विदेशी निवेशकों के सेंटिमेंट के लिहाज से एक बड़ा फैसला मान रहे हैं। मेजर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में इंडिया की इमेज लगातार अच्छी बनी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी फिस्कल पॉलिसीज और हम अपनी टैक्स पॉलिसीज को क्लैरिटी दें और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने वाले लोगों को सर्टेनिटी ऑफर करें और लास्ट मिनट सरप्राइजेज ना दें और रेट्रोस्पेक्टिव सरप्राइजेज ना दें। तो उसके चलते मैं समझता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी उठी और उससे एफपीआईज के मन में ये बात आई कि हम किस तरह से एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं जबकि टैक्स को लेकर ही कुछ अनसर्टेनिटी इंडिया में बनी रहेगी। तो मैं समझता हूं कि उसके रिजॉल्व होने से डेफिनेटली एक मदद मिलेगी और मार्केट में स्टेबिलिटी को हम आता हुआ देखेंगे आने वाले दिनों में। अभी भी मुद्दे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि आरबीआई को जो बीच में एक सर्कुलर आया था जिसके ऊपर फेयर वैल्यू का मुद्दा उठाया गया था। तो ऐसी चीजें हैं, सरकार का जो एक जो ध्येय है, ऑब्जेक्टिव है और जिसके ऊपर सरकार मतलब अप्रूवल करके लेजिस्लेटिव प्रोसेस करके चेंजेस ला रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट रोड ब्लॉक तो क्लियर हो गया है। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत जो एफआईआईज के सामने थी टैक्सेशन को लेकर, उस पर एक बहुत बड़ी राहत आई है। अनिल, सवाल यही है
एक अच्छी खबर है, लेकिन इसका कितना फायदा हमें मिलेगा और कितना हम रिकवर कर पाएंगे आज फिर? एक्चुअली एसजेक्स निफ्टी अगर आपको ऊपर दिख रहा है तो वो सिर्फ इसी वजह से है, और कल देर रात जहां तक मेरा अंदाजा 30 पॉइंट के आसपास एसजेक्स निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा था। तो ब्रॉडली आप ये कह सकते हैं कि 1% के आसपास का मूव, आधा पौन % 1% के आसपास का मूव इस खबर की वजह से शायद निफ्टी पर बने, क्योंकि हालांकि ये खबर बड़ी पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं कि एक बड़ा जो दिक्कत वाला मामला था एफआईज के लिए, और कई बार हम बात भी कर रहे थे बाजार के दिग्गजों से, सबका यही कहना था कि एक बार क्लियरिटी आ जाए तो अच्छा है। तो अब सफाई आ गई है, क्लियर कट हो गया है कि एफआईज पर मैट नहीं लगना है, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन दिक्कत की बात है कि जब से एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट ये सबमिट हुई है, उसके बाद से कई बार मीडिया में ये खबर आ चुकी कि उन्होंने रिकमेंडेशन यही दी है कि मैट नहीं लगेगा। तो काफी हद तक बाजार को इस बात का अंदाजा है और पता है, और दूसरी तरफ मूड चूंकि थोड़ा खराब है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। और एक और बात हर्षदा ये भी कि जब तेजी का मार्केट होता है तब इस तरह की खबरों का असर ज्यादा होता है। इस तरह के माहौल में इस खबरों का एक असर होगा पॉजिटिव सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ा सा। क्या फिर लेकिन इस पर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, आज हम बाजार के 2 बड़े दिग्गजों से बात करेंगे। हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि वो कौन 2 बड़े दिग्गज है, लेकिन 2 ऐसे दिग्गज होंगे जिनकी आवाज आप हमेशा सुनना चाहते हैं। और एफआईज के इस तरह के मैट के मुद्दे पर वाकई में कितनी बड़ी रिलीफ है, ये अब से थोड़ी देर में आपके सामने साफ हो जाएगा। जी जरूर आने, लेकिन क्वेश्चन इज कि कितना फिर मूव आएगा आज के मार्केट में, कहां पर आपको लग रहा है थोड़ा सा बाजार संभलने की कोशिश कर सकता है? ये बात सही है कि रिकवर होगा बाजार थोड़ा सा, जिस तरह से कल हम काफी तेजी से गिरे, लेकिन रिकवरी कितनी टिकाऊ होगी और इस रिकवरी में क्या किया जाए, ये बड़ा सवाल है। अब मैं रिकवरी के लिहाज से पहले तो ये कहना चाहता हूं कि 7800 आपके लिए एक बड़ा डिसिसिव पॉइंट है। आपको रिकवर करने के लिए 7800 7825 के लेवल को पहले होल्ड करना होगा, क्योंकि इस लेवल के पार निकलने के बाद ही आप रिकवरी को और बेहतर होते हुए देखेंगे। ये लेवल्स अहम है, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं जो आपको नोट करने चाहिए। तो पहला जो रेजिस्टेंस पॉइंट रिकवरी में आएगा वो 7800 से लेकर 7850 की रेंज में आ सकता है। अगर आप उसके पार निकल पाए तो फिर 7925 7950 इस रिकवरी का अल्टीमेट टारगेट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब लोअर साइड पर रिस्क कितनी है? रिस्क ये कि अगर कल के लोज जो कि 7750 के आसपास के वो आपने तोड़े तो फिर नीचे की तरफ आपके लिए रिस्क खुलती हुई नजर आती है, जो 7650 से लेकर 7700 की रेंज में, जो कि पिछले मंगलवार के लोज हैं, बाजार वहां पर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में आज आपको शायद दोनों ही तरफ ट्रेड होते हुए दिखे, एक पॉजिटिव शुरुआत, उसके बाद कुछ और उछाल, उस उछाल में थोड़ी बिकवाली का प्रेशर। देखिए एक बात तय है कि एफआईज को ऊपर के लेवल पर बेचना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ऐसे में अपसाइड सस्टेन होगी, ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। लोअर साइड पर आपको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट आएगा, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी फ्रेश खरीदारी का सपोर्ट भी आता हुआ दिखेगा। तो कुछ और उतार चढ़ाव के लिए तैयार हो जाइए, ये बाजार बड़े वोलेटाइल हो सकते हैं और ऐसे में ट्रेडर्स के लिए ये बाजार नहीं है, मुश्किल भरा वक्त है। और अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड कर लें आज के सेशन में, और ओवरनाइट पोजीशन न रखें, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स बेहद वोलेटाइल है और किसी भी तरह का बड़ा मूव दे सकते हैं। जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, अगर आज फिर से कमजोरी होती है, 7700 के नीचे आपको निफ्टी नजर आता है, तो आपके लिए खरीदारी के मौके हैं। चलिए, तो डिप्स पर खरीदारी के मौके डेफिनेटली है, लेकिन आप ओवर एंथुजियास्टिक ना हो उस गिरावट में और बहुत ज्यादा तेजी की, अग्रेसिव तेजी की पोजीशंस ना लें, ये ट्रेडर्स के लिए हिदायत है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद वित्त मंत्री बताएंगे कि जीएसटी पर बात कहां पहुंची है। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वित्त मंत्री अरुण जेटली कांग्रेस के रवैये से नाखुश हैं। जीएसटी जैसे अहम बिलों पर कांग्रेस ने विरोध का जो रुख अपना रखा है, उसे जेटली रिफॉर्म विरोधी मानते हैं। उन्हें भरोसा है कि देश के हित में कांग्रेस इस बिल का समर्थन करेगी और जीएसटी अगले साल लागू किया जा सकता है। जीएसटी अब 2016 1 अप्रैल से लागू होने के आपके प्रयास? हम लोग जीएसटी के लिए कांग्रेस से बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अभी भी ये तुरंत पारित हो। जो उसके 3 सपोर्टिंग लेजिस्लेशंस भी हम लोगों ने तैयार रखे हैं, उसके बाद उनको स्वीकार करें। आईटी बैकबोन भी आगे बढ़ रहा है और सरकार की तरफ से 1 अप्रैल 2016 से लागू करने की पूरी तैयारी है। लेकिन लोकसभा में पारित होने के बाद वो राज्यसभा में पारित हो जाए, 2/3 बहुमत चाहिए और 2/3 सदस्य राज्यसभा के उसके पक्ष में हैं।
बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस पार्टी सदन चलने नहीं देगी तो कैसे पास होगा? तो, और क्योंकि बटन दबाना पड़ता है, संविधान संशोधन है, केवल वॉइस वोट से नहीं होता, तो ये उनका ट्रम्प कार्ड है। मैं मानता हूं देश को रोकने के लिए ये ट्रम्प कार्ड वो इस्तेमाल ना करें। और मुझे खेद है कि इस बात का कि जो भी उनसे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई सकारात्मक संकेत उनसे नहीं मिलते। तो हम ये मान लें कि सितंबर में आप लोगों का प्रयास जो स्पेशल सेशन या एक्सटेंडेड सेशन बुलाने का है, हम लोग सरकार में हैं और हमारा प्रयास चलता रहेगा। सरकार क्या करती है हम आगे करेंगे, और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस इस पर सकारात्मक रवैया अपनाए। ये देश के प्रति उसका दायित्व है। और ब्याज दरों में कटौती को लेकर वित्त मंत्री का मानना है कि महंगाई को देखते हुए आरबीआई सही फैसला लेगा। वैसे देश का मूड दरों में कटौती के पक्ष में है। अब जब ग्रोथ के जो नंबर आए हैं और दुनिया की जो हालत है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को पीछे आना चाहिए, वो कहते हैं हम आना चाहते हैं लेकिन ब्याज की दर कम करवा दीजिए। अब तो सारे हालात ये कह रहे हैं आरबीआई को कि इस बार आप ब्याज की दर कम करिए। देखिए, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी राय है। मैंने पहले भी कहा, आरबीआई एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसकी एक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है। आरबीआई का एक दायित्व ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट भी करना है। ये भी सच है कि इन्फ्लेशन की स्थिति ब्रॉडली नियंत्रण में है इस देश में। तो जब हम इस प्रकार की एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को ये जिम्मेवारी देते हैं तो भरोसा करना भी सीखें। मतलब उनकी क्षमता और काबिलियत अन्य लोगों से शायद ये निर्णय लेने में ज्यादा है, और निश्चित रूप से इन सभी तथ्यों को वो मद्देनजर रखेंगे। लेकिन आप आशा करते हैं कि वो कट करें? देखिए, ये तो बहुत बड़ा वर्ग इस देश का आशा करता है। वित्त मंत्री के साथ सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया की एक खास मुलाकात आप विस्तार से आप देखेंगे 9:30 बजे सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज की सबसे बड़ी वॉइस मार्केट्स पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो सेल ऑफ है, मैट को लेकर जो राहत मिल रही है उसका कितना असर पड़ेगा, भारतीय बाजारों पर क्या रवैया अपनाएंगे विदेशी निवेशक, इस सब पर हम बात करेंगे। सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ेंगे जाने माने एक्सपर्ट हीलियस कैपिटल के समीर अरोरा। बिल्कुल इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। टैक्सी टेम्पो वाली रोक देना है। समीर सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सर। जितनी गाली मेरे को देनी है, जितने मेरे नाम पे टिकट फाड़ने फाड़ देना सर। आप बोल देना वो माना नहीं, ये नहीं। आप नहीं आ रहे क्या? आ रहे हैं ना वैसे सर, आप नहीं आ रहे क्या? अच्छा 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 सर, आप इंडिया वैसे आ कब रहे हैं? मेरे को आपसे एक काम है एक्चुअली। अच्छा, नहीं कब आएंगे? नेक्स्ट विजिट कोई प्लान है आपकी? साइड और बॉम्बे? तो नहीं, बॉम्बे वापस, बॉम्बे कब प्लान है अंदाज से आपका? तो सर अब की बार है ना, मेरे लिए 10 मिनट रखिएगा, बॉम्बे में आएंगे तब। मुझे कुछ, हाँ, तो मुझे कुछ चीज आपसे डिस्कस करनी है।
बिल्कुल। बढ़िया सर, आपके आने से, अगर शंकर सर के आने से नीचे होता तो आपके आने से भी ऊपर होना तो बनता है। हाँ, शंकर बुलिश है एक्चुअली अभी। हाँ, अभी 10 बजे है मेरे पास में शंकर सर। नहीं, 10 बजे इंडियन टाइम पे है। अच्छा, उन्होंने लीक कर दिया, मैंने अभी तक लीक नहीं किया, मैंने आपका भी नहीं। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चीन की खस्ताहाल इकोनॉमी और फेड दरों पर सस्पेंस बने रहने से दुनिया भर के बाजारों में कोहराम। अमेरिका और यूरोप के बाजार 3% टूटे, एशिया में भी कमजोर शुरुआत। भंडार बढ़ने से कच्चे तेल में 10% तक की तगड़ी गिरावट। ब्रेंट क्रूड $49, नाइमेक्स $45 के नीचे। चीन और अमेरिका में सुस्त मैन्युफैक्चरिंग PMI से भी मांग घटने की आशंका। विदेशी निवेशकों के सेंटीमेंट सुधारने की सरकार की बड़ी पहल। शाह पैनल की सिफारिशें मंजूर। अप्रैल 2015 से पहले के सौदों पर FI और FPI को नहीं देना होगा मैट। निश्चित रूप से 7% ग्रोथ इस देश का पोटेंशियल नहीं है। ये 6 से 8% के सिंड्रोम को तोड़कर 8 से ऊपर पहुंचना और फिर तेजी से दौड़ना, ये इस देश की क्षमता है। इकॉनमी पर वित्त मंत्री की बेबाक राय। आवाज संपादक संजय पुगलिया को दिया इंटरव्यू में कहा, देश में 8% से ज्यादा ग्रोथ की है क्षमता। कहा, चीन संकट का भारत पर नहीं होगा ज्यादा असर। कैबिनेट की आज अहम बैठक। ऑयल एंड गैस सेक्टर में निजी निवेश बढ़ाने की नई नीति के प्रस्ताव पर बातचीत संभव। और मजदूर संगठनों का आज भारत बंद। बैंकों में रहेगा कामकाज ठप। कई शहरों में टैक्सी, ऑटो रिक्शा भी नहीं चलेगी। और दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त कमजोरी और उतार चढ़ाव का माहौल है। चीन और अमेरिका से काफी खबरें आती दिख रही है और ज्यादातर नेगेटिव साइड पर है। भारतीय बाजारों पर भी रिएक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि FIs के लिए मैट नहीं लागू होगा पिछली डेट से। ये AP शाह कमेटी की सिफारिशें सरकार ने मान ली है। अब बड़ा सवाल है कि भारतीय बाजार इतना रिएक्शन क्यों दे रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। दुनिया भर के बाजारों में क्या हो रहा है। जनरली इस तरह के माहौल में आप एक रिलायबल वॉइस, एक जानी मानी आवाज सुनना चाहते हैं बाजार के डायरेक्शन के लिए, और हम इस आवाज को आपके सामने लाने की कोशिश पिछले 2 हफ्ते से कर रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा की, जो सिंगापुर में, जो हिंदुस्तान और दुनिया भर के बाजारों पर बराबर गहरी पकड़ रखते हैं। समीर सर, 2 हफ्ते से मैं आपके पीछे लगा हूं कि आप आकर बात करें, लेकिन आपने अब इस वक्त को चुना है, वो भी सबसे पहले CNBC आवाज से बात करने के लिए आपने चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये बताएं कि 2 हफ्ते से आप बात नहीं कर रहे थे, उसके पीछे क्या वजह है? क्या समझने की कोशिश कर रहे थे या फिर संभालने की? मैं इसलिए नहीं आ रहा था टीवी पर क्योंकि मैं अनलाइक अदर इन्वेस्टर्स अपने दिल की बात करता हूं, और मैं आके कहूं कि मैं बुलिश हूं और मैं एक्चुअली अपने आप कंफ्यूज हूं उस वक्त कि क्या हो रहा है, या मैं कहूं हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसलिए ये सब चीजें ठीक हैं। ये सब मुझे अपने आप भी समझना था और मैं अभी भी नहीं समझा हूं, लेकिन 2 हफ्ते हो गए तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। पर मेन बात यह है कि फर्स्ट डे आकर मुझे आप ही नहीं समझ आ रही थी और अभी भी पूरी नहीं समझ आई कि इतनी ज्यादा मार्केट क्यों गिर रही है। तो उस इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में आकर मैं आपसे, क्योंकि मैं सिर्फ जो आप कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ माई पोर्टफोलियो वही बोलता हूं, मुझे आप ही नहीं क्लैरिटी थी कि क्या करूं तो क्या बोलूं, क्या आपको जो अपने आप ही क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब क्या सेंस क्या मिल रहा है ये 2-3 हफ्तों से जो कुछ भी हो रहा है दुनिया भर के बाजारों में? क्या चीन की दिक्कत वाकई में बहुत बड़ी है, या फिर लोगों को, दुनिया भर के बाजारों में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि चीन की दिक्कत कितनी बड़ी है, तो ऐसे में बेचकर थोड़ा हल्का हो जाए? ट्रेंड क्या है इस वक्त? मुझे लग रहा है कि ये सेकेंड इशू है, लेकिन मेन बात यह है कि अभी हम भी और बाकी पब्लिक को भी, मतलब पब्लिक में इन्वेस्टर्स एट लार्ज अभी 2008 का फियर से निकले हैं। 2008 में हमारे जैसे इंडिया ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स की गलती रही कि ये प्रॉब्लम वर्ल्ड की है, इंडिया की नहीं है, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमने कसम खाई कि हम ऐसी बातें नहीं करेंगे कि इंडिया अनकनेक्टेड है विद द वर्ल्ड। तो इसलिए ये इशू अब चाहे छोटा भी हो
क्योंकि 2008 में काफी नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का फॉर एनीबडी हु रिमेन बुलिश फॉर टू लॉन्ग, नंबर वन। सेकेंड इज चाइना की प्रॉब्लम तो वैसे ही किसी को बाहर से ना पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों समझ नहीं आई थी, तो जब ये इशू चाइना में हुआ है तो हमारे जैसे क्या जो लोग खाली चाइना को ही देखते हैं या जो एशियन इन्वेस्टिंग करते हैं वो भी कंफ्यूज हो गए। सो इसमें आप दो तरीके से इसको ले सकते हैं। एक तो कह सकते हैं कि कुछ गलत समझ नहीं आया तो ठीक है हमारे लिए, या आप कहें कि कुछ समझ नहीं आया लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी हम भी, इसलिए मैं टीवी को भी अवॉइड कर रहा था, अपने आप भी कंफ्यूज था और इन दैट सेंस रिलेटिवली अभी भी हूं, एक्सेप्ट टू से कि 1997 में भी ये इशू हुआ था। उसमें हुआ था कि नॉन चाइना, नॉन इंडिया, बाकी एशियन मार्केट्स में जो क्राइसिस हुआ था उससे पहले उनकी ग्रोथ अच्छी थी, उनकी करेंसी अच्छी थी एंड करेंसी वाज हेल्ड एंड देन सडनली क्राइसिस हो गया। अब हमें क्या पता कि अब उसका छोड़ उन कंट्रीज में तो ठीक है लेकिन चाइना में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए हमने भी अपना नेट कम कर दिया है, हमने भी काफी चीजें शॉर्ट की हैं, लेकिन हम लॉन्ग्स को कम नहीं करते बिकॉज वी बिलीव कि हम शॉर्ट्स को इवन इफ किसी दिन मार्केट बढ़ जाए और हमारा उस दिन थोड़ा नुकसान हो जाए, बट वी कैन मेंटली कवर देम वेरी फास्ट इवन इफ दे गो अप 3-5% बिफोर वी रियलाइज। बट हम भी कॉशियस हो गए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया बट बिकॉज दिस प्रॉब्लम नोबडी इज बीन एबल टू गेट कि है क्या प्रॉब्लम। अब समीर जी, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी को समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका क्या फाइनली इम्पैक्ट रहेगा, जिस तरह से अमेरिका जैसे बड़े मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं और जो बीच में बात हो रही थी क्या हम वो 2008 वाली सिचुएशन में हैं, उस पर क्या किसी तरह की क्लैरिटी है या फिर वो अब भी एम्बिगुअस थॉट है कि हम उतने बुरे दौर से गुजरेंगे आगे या नहीं? नहीं, उतने बुरे दौर से मुझे नहीं लगता कि हम दूर करेंगे। इट इज बिकॉज वी हैव लिव्ड थ्रू 2008, हम थोड़े डरे हुए हैं सब लोग। एज एन इंडिविजुअल मैं नहीं डरा हूं, एज अ फंड बिकॉज फंड की पोजिशनिंग इट्स एज अ हेज फंड, इट इज सपोज टू प्रोटेक्ट एंड ऑल दैट। एज एन इंडिविजुअल मैं बिल्कुल, मैंने एक भी शेयर नहीं बेचा है, ना यूएस में ना इंडिया में, खरीदा भी नहीं है वैसे टू बी फेयर, बट एक खरीदा था 2-3 हफ्ते पहले यूएस में, बट जनरली नॉट। बट इन जनरल मेरे को लगता है कि उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई एम नॉट विलिंग टू से इट टू यू एंड नाइदर इन माई फंड आई एम विलिंग टू डू इट इंडिविजुअली। एक्चुअली हिस्टोरिकली अगर आप देखें सेंटिमेंट एंड अदर थिंग्स, अगर आप देखें कि लास्ट 10 साल में ये 18 बार मार्केट इतनी गिरी है। मैंने MSCI इंडिया इन डॉलर टर्म्स देखा था कल, लास्ट मंथ द मार्केट फेल मोर देन 8%, लेकिन ऐसा वो लास्ट 10 साल में 18 बार हुआ है। अगर आप 2008 को हटा दें, इनको 2008 में तो नहीं एवरी मंथ हुआ था, 7 टाइम्स हुआ था खाली 2008 में, तभी भी 11 बार 9 सालों में मार्केट 8% से ज्यादा घटी थी। एंड ऑब्वियसली वी नो कि इन अदर पीरियड अदर देन 2008 रिकवरी वाज वेरी फास्ट, but as I said, it is just because हम 2008 के से डरे हुए लोग घूम रहे हैं। एंड सेकेंड इज अ लिटिल बिट ऑफ दिस 97, जहां पे जब प्रॉब्लम शुरू हुई थी किसी को समझ नहीं आई थी, एक्सेप्ट कि वो करेंसी प्रॉब्लम से शुरू हुई थी, एंड इट वाज इन एशिया एक्सक्लूडिंग चाइना, इंडिया। दिस टाइम इट मे बी चाइना, हु नोज। सो वी से रिलैक्स, डोंट सेल टू मच। हमने अपना शॉर्ट कर दिया, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन नॉर्मल इन्वेस्टर जो वैसे ही कम इन्वेस्टर है, वेट कर ले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। एंड द नेगेटिव इज कि यूएस मार्केट जो नॉर्मली डायरेक्शन सेट करता है, इस बार वो क्यों सुबह उठ के 2 या 3% उसके फ्यूचर्स डाउन या अप होते हैं। इट इज अ बिट स्कैरी, नोबडी नोज व्हाई इतना ज्यादा वो जैसे कल खुले थे, मतलब फ्यूचर मार्केट सुबह ही, हमारे सुबह इंडिया के या एशिया टाइम, इतना सुबह क्या हो गया था कि पिछली रात से एकदम आपने 2% लोअर पूरा दिन फ्यूचर्स को रखा, तो कुछ तो है अनसर्टेनिटी, उसके लिए ज्यादा हीरो बनने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, दिक्कत यही दिख रही है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर की चिंताओं पर अमेरिकी बाजार रिएक्शन दे रहे हैं और उस वजह से हमारा भी रिएक्शन हो रहा है। लेकिन समझ जरा, आपने जो एक इंटरेस्टिंग बात कही कि पिछले 2 हफ्तों में आपने कोई ज्यादा एक्शन लिया नहीं पोर्टफोलियो में, न कोई खास खरीदारी की है बड़ी, न बिकवाली की है, लेकिन शॉर्ट्स जो आपने बढ़ाए हैं, तो अब मैं ये जानना चाहता हूं इस वक्त आपके पोर्टफोलियो का क्या कंपोजिशन है, कितने शॉर्ट कितने लॉन्ग आप इस वक्त चल रहे हैं? नहीं जी, हमने शॉर्ट किया है। हमने शॉर्ट में हम ये सोचते हैं कि हमारी तरफ से वो शॉर्टर टर्म ट्रेड है एंड दैट वी विल बी एबल टू कवर इट इवन इफ इट गोज अप अ लिटिल बिट, डजंट मैटर, बिकॉज एट द एंड
इफ अ मार्केट, हमारा नेट तो हमेशा लॉन्ग ही होता है, तो हमें मार्केट बढ़ने से ही फायदा होता है, लेकिन शॉर्ट में इस साल बहुत ज्यादा पैसे बने हैं एंड शॉर्ट हमने और भी किए हैं बिकॉज हमें हेजिंग वी बिलीव इज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। अगर आप डाउन साइड में 2% बचा लें वो अपसाइड के 3-4% के बराबर होता है एक्चुअल मैथमेटिकली नंबर्स में भी। एंड इंडिया में क्योंकि इतने ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, उसके मैं आपको स्टैट्स कभी अलग से बताऊंगा, हमने उसके ऊपर बहुत प्रेजेंटेशंस करते हैं कि इंडिया इज वन ऑफ द मस्ट बी द मोस्ट वॉलेटाइल मार्केट इन द वर्ल्ड एंड उसमें शॉर्टिंग का और नेगेटिव मंथ्स में अगर मार्केट 8% डाउन है और आप 4% डाउन है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इन आइज नॉट ओनली ऑफ इन्वेस्टर्स बट इन एक्चुअल परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द अलॉन्ग द पीरियड। अभी हमारा नेट होगा करीब 54% जो कि हाई में 70। आप समीर जी, जहां पर हम बात कर रहे हैं जो ग्लोबल मार्केट्स में कोहराम है और भारत रिएक्ट कर रहा है, अमेरिका जैसे मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, भारत में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मैट पर जो सिफारिशें थी एपी शाह कमेटी की, वो फाइनली सरकार ने मंजूर कर ली है कि 2015 से पहले के निवेश पर एफआईआईज एफपीआईज को मैट नहीं देना पड़ेगा। ये कितना बड़ा रिलीफ रहेगा निवेशकों के लिए? ये बहुत बड़ा है जी फॉर एफआई इन्वेस्टर्स, बहुत ही बढ़िया स्टेप है। इससे ये भी शो होता है कि गवर्नमेंट कैन डू रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस, उनको इसमें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको वोडाफोन का केस अपने बिग हार्ट से उसको कर देना चाहिए और जस्टिफाई करे इंडियन पब्लिक को कि वो गलत है, कि वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता है। ये वाला प्रूव हो गया कि ये वाला वो कह रहे हैं कि हम लॉ चेंज करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, खाली एक सर्कुलर से नहीं होगा। इट्स अ वेरी बिग स्टेप एंड ऑल द क्रेडिट टू द गवर्नमेंट फॉर नॉट बीइंग शाय कि हम इसको कैसे करें, ये तो हिस्टोरिकल इशू है, ये तो लेगेसी इशू है, लेकिन ऐसी और चीजें करनी चाहिए। एक इशू आज शायद इग्नोर हो जाए क्योंकि आज मार्केट वैसे आज नहीं आजकल, बट अदरवाइज दीज आर द थिंग वी हैव टू डू। अगर हमारी पार्लियामेंट हमें बाकी लॉज नहीं बनाने दे रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें और जो अपने आप कंट्रोल में चीजें वो सारी करनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन एक स्टेप है बट गुड, वेरी गुड। लेकिन क्या इस रिलीफ से इस तरह के एनवायरनमेंट में आपको लग रहा है मूड सुधरेगा, फिर से हम वो तेजी के सौदे आते देखेंगे? क्योंकि एफआईआईज भी पिछले कई दिनों से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। नहीं, ऐसे लिटरली नहीं कह सकते, बट ऑब्वियसली जब whenever the next mood comes, तो this will be one less issue to worry about। हम इसको, मैं यूएस जा रहा हूँ मार्केटिंग करने, हम इसको पॉजिटिव करेंगे कि भाई इंडियंस आर, द गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू फॉरेन फ्लोज एंड अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट्स, रिस्पेक्ट्स। बट ये तो नहीं है कि आज सुबह इसके लिए आ जाएगा, बट जनरली इट इज अ वेरी नीड स्टेप। बाय द वे, जो भी आप रिफॉर्म्स गवर्नमेंट से मांग रहे हैं या हम मांग रहे हैं, उसमें कुछ में आज कुछ नहीं होना था। अगर आज आप बोल देते हैं कि इंश्योरेंस जैसे FDI 49 हुआ तो आज तक 1 रुपया नहीं आया, तो 6 महीने हो गए। FDI रिटेल खुला था 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के टर्म में, जब वो ममता बनर्जी वॉकड आउट, आज तक 1 रुपया नहीं आया उस कैटेगरी में। तो ये मतलब नहीं होता कि आज क्या होगा उसके बदले में, बट इट इज अ थिंग विच इज नीडेड फॉर द फ्यूचर। समीर सर, मैं जो डेटा दिख रहा था कल देर शाम, इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप मोदी सरकार जब से बनी है मई 2014 में, उसके बाद से देखें तो डॉलर टर्म्स में हम बिल्कुल उन्हीं लेवल पर आ गए हैं रिटर्न के लिहाज से सेंसेक्स और निफ्टी पर, जहां पर उस दिन से हमने शुरुआत की थी। यानी कि पिछले 1.25 साल में मोदी सरकार बनने के बाद एफआईआईज ने पैसा नहीं बनाया क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया और मार्केट नीचे आ गए। तो भले हम ऐसे 77, 78, 100 पर है, लेकिन एक्चुअल लेवल जो डॉलर टर्म्स में वो 7200, 7300 का ये निफ्टी पर। तो क्या आपको लगता है कि जो करेक्शन हो गया है 20% का डॉलर टर्म्स में, वो बहुत अच्छा है और ये पैसा लगाने का वक्त है, या यहां से भी एक साइजेबल डाउन साइड की रिस्क आपको नजर आती है इंडियन मार्केट में? एक्चुअली क्या हुआ है जी कि मई एंड से जैसे हमारे फंड का रिटर्न होगा 30-40%, वो इसलिए हुआ है क्योंकि अब ये मार्केट 2 मार्केट बन गई है। इसमें एक मार्केट है क्लियर लूजर और एक मार्केट है क्लियर विनर, और वो क्लियर लूजर्स आर नॉट सो मच टू डू विद मोदी गवर्नमेंट, इट इज टू डू विद द फैक्ट कि कमोडिटी स्टॉक्स का क्या करें, उसमें मोदी गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसमें, उन स्टॉक्स का मतलब द थिंग इज कि वो मार्केट को
इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करे तो देयर हैव बीन 2 ग्रुप्स एंड इसलिए वो इंडेक्स नहीं जा रहा और इंडेक्स अभी भी कहीं नहीं जाएगा मुझे लगता है, विच इज वेरी गुड फॉर अस बिकॉज हम लोगों को कह सकते हैं देखो जी हमने कितना आउट परफॉर्म किया मार्केट को, बट दैट इज बिकॉज आई हैव बीन सेइंग फॉरएवर कि देयर आर क्लियर विनर्स एंड क्लियर लूजर्स इन दिस मार्केट। ये तो लॉन्ग शॉर्ट लोगों के लिए मार्केट बनाई गई है। आप बताइए टेलीकॉम स्टॉक्स जो बीच में 25% बढ़ गए थे, क्या सपने ले रहे थे कि क्या होगा, फिर वो वापस आकर माइनस हो गई है टू डेट में। तो ये तो बड़े सिंपल है, अगर इसमें किसी को एनालिसिस नहीं समझ आई तो कोई इलाज नहीं है। इट इज टू सिंपल दिस टाइम बिकॉज देयर आर 2 ग्रुप्स। अब ये कि पूरे के पूरे ग्रुप्स दोनों के दोनों नीचे आ गए तब बुरा लगता है, या करेंसी में चले जाए जो कि कंट्रोल नहीं है जिसपे हमारा। तो समीर सर फिर ये बताएं कि जो पहला ग्रुप है जहां पर आप बुलिश हैं, जहां पर लॉन्ग है और आपको लगता है कि रहना भी चाहिए, वो कौन सा ग्रुप है? वहां पर हम तो कभी बदलते ही नहीं है, उसमें एक आध नियम कम कर देते हैं जब वॉलेटिलिटी ज्यादा हो जाए। वो हमारे नेम्स वही पुराने हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज, कंज्यूमर, लिटिल बिट ऑफ फार्मा, लिटिल बिट ऑफ आईटी, ऑटो एंसिलरी, मल्टीनेशनल सब्सिडरीज। उसमें आप 2-4 और नाम जोड़ देंगे। हमने अभी लास्ट महीने में 2 महीने में लिए थे कि जी इनकी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन इनकी रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत कम हो गई हैं बिकॉज वो ऑयल रिलेटेड, कमोडिटी रिलेटेड है। उसमें हमने 2-3 स्टॉक्स लिए थे 2%। बट जनरली दूसरा उसको बहुत ही आसान है जो हम शॉर्ट करते हैं, उसमें हम लोग एनालिसिस भी नहीं करते हैं, वो तो शक्ल से नजर आ जाता है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है। वो है वर्ल्ड का नंबर 1 मोस्ट एक्सपेंसिव स्टील कंपनी इंडिया में, अगर आपको पता ना हो। सारे वर्ल्ड की स्टील कंपनी 0.4 टाइम बुक ट्रेड करती है, हमारी एक कंपनी 1 प्राइस टू बुक ट्रेड करती है, उनको लोग सपनों में रहते हैं। तो हमारे तो बड़े सिंपल है, वो आप रियल एस्टेट को कैसे बचाएंगे, कमोडिटी को कैसे बचाएंगे, नॉन फेरस को कैसे बचाएंगे, टेलीकॉम को कैसे बचाएंगे कैसे, आप कर क्या सकते हैं उसके बारे में, जो मर्जी कर लीजिए वर्ल्ड का। तो बड़ा आसान रहा है इस बार ये काम, लेकिन नुकसान ही होता है कि कल जैसे प्राइवेट सेक्टर में आएंगे 5% हो गए, तो ऑब्वियसली वी डोंट वांट की बैड मार्केट, बिकॉज उसमें एज आई सेड क्योंकि नेट हाई होता है हमारा, हमको नेट नेगेटिव नहीं हो जाते, तो हमारे शॉर्ट्स खाली हमारे लॉसेस को कम करते हैं, विच इज वेरी वैल्यूबल इन अ like 1 year horizon. But in that day, that month, it is still a negative number. So we don't enjoy a bear market or a bad market, but it just helps. में अब ये उम्मीद जग रही है कि शायद आरबीआई गवर्नर इस इंटरनेशनल मूड को देखकर एक बड़ा पॉजिटिव कदम उठाएंगे, रेट कट आएगा। समीर जी, क्या आपको लग रहा है ये कुछ सेंटिमेंट और सुधार पाएगा? क्योंकि दोनों साइड के वॉइसेस हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि इट्स लिटिल अर्ली टू कॉल अ रेट कट, और कई लोग हैं और जो उम्मीद करें कि 25 बेसिस एटलीस्ट वो कट आना चाहिए इस समय। आपकी उम्मीद क्या है और वो कितना मदद कर पाएगा? पहली बात तो ये है कि जब आप उनकी इंटरव्यू लें अगली बार, उनको ये ना कहें कि आपने मूड देख के इंटरेस्ट रेट कट किया, उनको बड़ा दुख होगा, क्योंकि वो कहते हैं मूड देख के नहीं करते, हम नंबर देख के करते हैं। तो मूड देख के तो वो करेंगे नहीं, लेकिन लॉजिकली वो ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब वो कितने ऐसे एक्सक्यूजेस बनाएंगे ना काटने के। दे शुड कट, ही शुड कट, एटलीस्ट तो नहीं कहूं क्योंकि उनकी इतनी सॉर्ट ऑफ हॉकिश हो रही है कि 0.25 कट कर दें। और कल क्योंकि HDFC बैंक ने ये उनको सॉर्ट ऑफ फ्रंट रन किया बाय कटिंग देयर ओन रेट, मुझे लगता है कि सब बैंक में से सोच रहे होंगे कि 0.25% तो बनता है। समीर सर, ये बताएं फिर इंडिया में अगर 1 साल का व्यू लेना हो तो क्या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिहाज से बॉन्ड फंड, गिल्ड फंड्स ठीक है? 12-13% की रिटर्न की उम्मीद अगर वहां करें और उसके सामने इक्विटी में आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? क्या 15%? तो कहां पैसा लगाएंगे फिर? पता नहीं जी, मैं तो बॉन्ड फंड में कभी लगाऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो करेंसी में पाल उड़ते हैं हमारे हर साल, तो बॉन्ड फंड में तो लगाएंगे नहीं। मैं एनी में मेरी जॉब भी वो नहीं है, ना मेरी हिस्ट्री, ना मेरा एक्सपीरियंस, तो बॉन्ड फंड आप मुझे जो दोनों फंड मैनेज करते हैं हमारे इंडिया की रिलेटिव टू अदर मार्केट्स। अच्छा, एक और स्टोरी लोग सुनाते हैं कि जी रिलेटिव मार्केट का हम क्या करें, हम तो एब्सोल्यूट रिटर्न चाहते हैं। तो अगर आप सोचें कि वॉरेन बफेट ने लास्ट 20 इयर्स में सपोज 20% पर एनम रिटर्न बनाया, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। लेकिन मैं आपको बोलूं कि इंडेक्स 22% बढ़ा था उस दौरान, सपोज, तब आपको क्या बड़ा गंदा रिटर्न है? तो एब्सोल्यूट रिटर्न कुछ नहीं होता, वो रिलेटिव ही होता है। बिकॉज किसी ने 20% रिटर्न नहीं बनाया है, क्योंकि इंडेक्स 10% बढ़ा, तो 20% इज अ गुड रिटर्न।
सो इट्स द सेम थिंग, ये नहीं कि एब्सोल्यूट में, हमें तो एब्सोल्यूट में पता है। तो अगर सारा वर्ल्ड गिर रहा होगा और इंडिया ने 2% रिटर्न बना दिया, आपको बहुत पैसे मिल जाएंगे, बिकॉज देयर आर इन्वेस्टर्स हु आर कैप्टिव टू इन्वेस्टिंग, हु फंड्स इज इमर्जिंग मार्केट फंड, किसी का एशियन फंड, किसी का पेंशन फंड हु हैज टू एलोकेट 60% टू इक्विटीज। सो द रिलेटिव इज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। फिर उसके बाद वो एब्सोल्यूट बन जाता है। खाली क्योंकि हमें तो 15% रिटर्न चाहिए, क्योंकि हमें तो एब्सोल्यूट में ही अच्छा लगता है, वो एब्सोल्यूट में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो रिलेटिवली बहुत अच्छा रिटर्न होता है। So, अगर सारा वर्ल्ड का रिटर्न नेगेटिव हो जाए, आपका +5% विल बी अ ग्रेट रिटर्न। समीर सर, आखिर द पॉइंट इज इंडिया इज वेरी वेल प्लेस्ड, लेकिन अब वर्ल्ड का हम ये नहीं कह रहे गंदा है, हम कह रहे हैं अनसर्टेन है। इसलिए एक महीने आप अगर घूम लेंगे, जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ, सॉरी मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, नथिंग विल बी लॉस्ट, 2% ऊपर नीचे हो जाएगा और हम कैच नहीं करेंगे। बट जनरली इंडिया इज बेटर प्लेस, दैट इज ऑल यू कैन से विद कॉन्फिडेंस, रेस्ट इज। बट एक्सपीरियंस ये है कि बहुत बारी हुआ है ये, सो इसलिए इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। एज आई सेड 18 बार तो लास्ट 10 सालों में हुआ है, दैट इज नियरली 2 times a month, 1.5 times a month, सॉरी अ ईयर। दैट मीन्स 2 बारी या 1.5 बारी एवरेज में यह हुआ है कि मार्केट फॉल्स 8-10% इन अ मंथ। समीर सर, एक आखिरी सवाल आपसे, जो काफी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लोग मुझे ये कहते हैं कि ये समीर सर से आप जरूर पूछिए। पहला तो ये कि वापस 9100 कब देखने को मिलेगा, और 5 डिजिट में 10,000 के ऊपर निफ्टी क्या 2016 में आ जाएगी या नहीं, ये दो चीजें जरूर लोग जानना चाहते हैं, जिससे कि उनका बाजार में बने रहने का या आने का कॉन्फिडेंस बन पाए। मैं कह दूं कि आप पैसों का करोगे क्या? ये मेरे लिए सवाल है। अगर आपके जो 3-4 ऑल्टरनेटिव्स हैं उससे बेटर हो जाएगा तो आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट में दैट इज इनफ। आप ये तो नहीं कह सकते मैं तो जी मार्केट में तभी आऊंगा जब मेरे 20% रिटर्न बनेंगे। आप कहोगे मैं मार्केट में तब आऊंगा जब बैंक में रखने से बेटर होगा, बॉन्ड फंड से बेटर होगा, गोल्ड से बेटर होगा, कुछ और से बेटर होगा, या पॉन्जी स्कीम में लगाने से बेटर होगा जो इंडियन बड़ी जल्दी लगाते हैं। तो दैट वे इंडिया या इंडियन मार्केट डेफिनेटली विल गिव। तो उसी बुलिशनेस के कारण यहां तक पहुंचे हैं। इतने हमने चीजें देखी हैं लाइफ में 20 सालों में, तो वो तो हम आसानी से नहीं छोड़ रहे। अब एज आई सेड आई एम जस्ट रिएक्टिंग टू द फैक्ट कि आई लिव्ड थ्रू 2008 व्हिच वाज प्रीटी हॉरिबल, और उसके लिए हम थोड़े थोड़े डरे हुए हैं, बट बियॉन्ड अ पॉइंट इन अरे, बट विलिंग टू बी मोर पॉजिटिव देन नेगेटिव। थोड़ा सा मुझे खाली लगता है कि यूएस मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है, एंड इन अ बिट इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज नॉर्मली इतनी रिएक्ट नहीं करती इश्यूज। तो समीर सर हो गया उनका, तो उसके लिए सब बैक ऑफ हो गया। इसीलिए मैं आपको बार बार जो रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे टफ टाइम में जब मार्केट में कॉन्फिडेंस हिल रहा हो तो आप आके बात किया कीजिए। देखिए एसजीएक्स निफ्टी भी आपको सैल्यूट कर रहा है, बात करते करते 50 पॉइंट ऊपर हो गया है। तो आपकी आवाज का असर आप सिंगापुर में देख रहे हैं और हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज सुबह हमारे साथ जुड़कर बाजार पर और पूरे ग्लोबल मार्केट्स पर, इंडियन मार्केट्स पर हमें डायरेक्शन देने के लिए। तो ये थे समीर अरोड़ा हेलियस कैपिटल के सिंगापुर से, जो कहते हैं कि भारतीय बाजारों में कोई खास घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन नजर आपको अमेरिका में जरूर रखनी चाहिए। जिस तरह के उतार चढ़ाव वहां पर हो रहे हैं वो थोड़े से चिंता वाले हो सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, राजेश सातपुते और आशीष कुकरेजा, लेते हैं उनसे एक राय। राजेश, एक क्विक चेक पहले चार्ट्स पर लिया जाए, क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स, रिकवरी के संकेत जो आ रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी से, कितने रिलायबल हैं, कितने टिकाऊ है, और रिकवरी में हम कितना ऊपर जा सकते हैं? मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मुझे लगता है मार्केट में जो बेसिकली जो स्विंग्स है वो बहुत ज़्यादा, आई डू एग्री विद समीर सर। इसके चलते डेफिनेटली ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कॉन्ट्रा बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बनेगी। अगर यहाँ पे प्योरली निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है एक बड़ा दायरा और बड़ा ट्रेडिंग रेंज इसमें बन रहा है। 7650 लोअर साइड हम देख रहे हैं, इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 7770 के आसपास है, और मुझे लगता है कि ये 8200 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये बड़ा स्प्रेड है, ये बड़ा दायरा इसमें डेवलप हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखो तो एक ब्रेकडाउन गैप हुआ था बीच में करीबन 80 to 30 के आसपास, और मुझे लगता है वो गैप भरना जरूरी है। तो अभी के लिए ऑल्दो द स्विंग्स आर बिग, मुझे लगता है कि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल्स पे, इनफैक्ट देयर आर मेनी फ्रंटलाइन काउंटर्स व्हिच आर ट्रेडिंग इनटू ओवरसोल्ड लेवल्स। आई डू एग्री कि वोलेटिलिटी ग्लोबल ज्यादा है, उसके चलते डोमेस्टिक में भी तकलीफ है, लेकिन मुझे लगता है अगर पोजिशनल बेसिस पे ट्रेडिंग किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
हमें लगता है कि निफ्टी में यहाँ पे शॉर्ट ना करे, थोड़ा अवॉइड करे। यहाँ से एक स्ट्रांग टेक्निकल पुलबैक की जरूरी है और मुझे लगता है कि बाजार की जो वोलेटिलिटी है वो यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगी। तो डेफिनेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए ट्रेडिंग रेंज 7,700 आप पकड़ के चलिए और 8,200 ऑन हायर साइड। आशीष, इस तरह का अब फिलहाल मूड दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी में, क्या आप कॉन्फिडेंस रख रहे हैं आज अगर ये गैप अप ओपनिंग होती है, नॉट अ गैप अप ओपनिंग, अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो खरीदारी करनी चाहिए, स्पेशली ये मैट की रिलीफ न्यूज सुनकर? सी इट डिपेंड्स अर्चदा कि ये मेरा आंसर किसके लिए रेलेवेंट है। आई थिंक वी बीन हैविंग अ वेरी फर्म ओपिनियन कि ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर रहना चाहिए, कोई डाउट नहीं है उसमें। इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। आई थिंक लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक अर्चदा कि अगस्त तो एक ट्रेलर था, सितंबर में बहुत कुछ होना बाकी है अभी। सो आई थिंक बेस्ट केस यही रहेगा कि साइडवेज हो जाए मार्केट। साइडवेज होने का मतलब 8100 के ऊपर नहीं दिख रहा है और बेस्ट केस वुड बी कि 7800 होल्ड कर जाए। और अगर वो भी हो जाता है तो वी हैव अ वेरी गुड सितंबर अहेड ऑफ अस, बिकॉज अब अनाउंसमेंट्स तो स्टार्ट हुई हैं, पहली अनाउंसमेंट आई है और अगर कोलैबोरेटेड हो जाती हैं अनाउंसमेंट्स तो फिर शायद मार्केट स्टेबल हो जाएगी यहाँ पे। तो कुछ पॉजिटिव मूड को प्रीएम्प्ट करके लॉन्ग टर्म निवेशक क्लियरली पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेडर्स को अभी भी कॉशियस रहना चाहिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे ऑफ कोर्स नजरें रहेंगी प्री ओपन सेशन के शुरुआत पर, देखेंगे करेंसी मार्केट का क्या एक्शन रहता है। एसजीएक्स निफ्टी 57 अंक ऊपर है, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है आज सुबह के लिए। लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे जल्दी पहला सौदा के साथ।